Okay. So yesterday we have started with the the new chapter, that was market demand and supply. And there we have seen the introduction. Then we have seen what is demand schedule and demand curve. Also we have seen, and what is individual and market demand, and then changes in demand. Okay. This point we have seen already. Now we have to start with the supply point. Supply में हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी? What is supply? Then what is supply schedule and supply curve? Then again, what is individual and market supply and changes in supply. That's it. Okay. Market equilibrium we will start in the next lecture. लेकिन ये भी इतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है. If I'll get the time, then I'll start teaching you this point also. कुछ ज़्यादा मतलब इतना difficult वाला part वो भी नहीं है. Okay. See student, this supply point you have already studied in your 12th standard, so it will not be so difficult for you to understand. Okay. So supply. See demand. When we used to talk about the demand point, so demand used to think from the consumer point of view, right? But whenever we are talking about the supply, तो ये supply का आंसर आप लोगों को supplier के point of view से लिखना है. Supplier के point of view से मतलब producer के point of view से लिखना है. So there you have to consider yourself as a producer, और एक as a producer आप कैसे सोचोगे उस हिसाब से आपको लिखना है. जैसे देखो, अगर मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ. ओके. कंसिडर योरसेल्फ एज अ प्रोड्यूसर. आपके कमोडिटी के लिए मार्केट में ज्यादा प्राइस है. ठीक है, मतलब पीपल आर रेडी टू परचेस योर कमोडिटी एट अ हायर प्राइस ऑल्सो. नाउ यू टेल मी एज अ प्रोड्यूसर, you will going to increase the production, or you will go like you will going to increase the supply of your commodity in the market, or you will going to reduce the supply in the market. क्या करोगे आप लोग ये सिचुएशन पे? अगर आपके कमोडिटी के लिए मार्केट में प्राइस ज्यादा है तो बताओ मुझे, एक प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचो और मुझे बताओ क्या करोगे आप लोग. ये स्टूडेंट. इंक्रीज करेंगे मैम. हाँ, वेरी गुड. यू विल गोइंग टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ योर कमोडिटी. ठीक है. अगर आपको लगता है कि नहीं, मार्केट में तो मेरे कमोडिटी के लिए प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है, इससे तो मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, देन व्हाट यू विल गोइंग टू डू हियर? You will not going to supply the commodity. Okay. So ultimately price is like according to Alfred Marshall, he has given the more important to the price of a commodity to supply the commodity. Okay. तो उनके हिसाब से उन्होंने प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और बाकी जो भी फैक्टर्स है कि जो प्राइस सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं, दैट अदर फैक्टर ही हैज अज्यूम इट विल गोइंग टू रिमेन द कांस्टेंट. अदर मतलब रिमेन द कांस्टेंट मतलब क्या रहेगा? जैसे तुम लोग लिखते हो ना लॉ ऑफ स्टेटमेंट लिखने के पहले कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, और वी कैन से इट एज अ सेटेरिस पैरिबस. मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि जो बाकी फैक्टर है जो तुम्हारे वेरिएबल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, दैट फैक्टर वी आर अज्यूमिंग इट विल गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट ओनली. ओके. So same thing for the supply also. Alfred Marshall has assumed कि उसने बस प्राइस को ही इम्पोर्टेंट करके कंसिडर किया, बाकी सारे फैक्टर्स को वहां पे उसने अज्यूम किया है कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा. तो अभी जो भी हम लोग सप्लाई के पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, दैट ऑल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर, एंड वी आर गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द प्राइस ओनली. अदर फैक्टर्स को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे. ओके. सी what is the meaning has been given here for the supply. Supply refers to the various quantities of a commodity which a producer will offer for a sale at a particular time at various corresponding prices. तो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. डिमांड में कैसा था? डिमांड refers to desire which is backed by ability to pay and the willingness to buy the commodity. तो वहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था. एक तो डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, और विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए. इवन फॉर द सप्लाई ऑल्सो सेम थिंग. सप्लाई के लिए उन्होंने क्या कहा है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. मतलब इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. मतलब यहाँ पे हम लोग लगे कि स्टॉक कॉन्सेप्ट. सप्लाई एक क्या है? सप्लाई इज अ काइंड ऑफ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. किसी भी कमोडिटी का सप्लाई करना है तो उससे पहले हमारे पास वो कमोडिटी का स्टॉक अवेलेबल होना बहुत जरूरी है. मतलब क्या होता है कि हमारे पास वो कमोडिटीज अवेलेबल होने चाहिए करके, इजंट इट? तो इसके लिए सप्लाई का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टॉक. कि पहले तो स्टॉक होना चाहिए सप्लाई होने करने के लिए. ओके. So that point we got here. It refers to the stock. Then again, that the producer will offer for a sale at a particular time at various corresponding prices. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर उसके पास स्टॉक भी अवेलेबल है, कमोडिटी अवेलेबल है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे ये कमोडिटी को ऑफर करना है, इसको अब मुझे सप्लाई करना है.
सी देयर आर मेनी सिचुएशन यू माइट हैव सीन कि कभी कभार क्या होता है कि वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि कमोडिटीज होते हैं, कमोडिटी अवेलेबल होता है फार्मर के पास में, लेकिन उसको अच्छा प्राइस नहीं मिलता है करके वो कमोडिटी को सेल ही नहीं करता है। और कभी कभार तो लिटरली वो कमोडिटी को ऐसे ही खराब होने के लिए देता है। एम आई राइट स्टूडेंट? आप लोगों ने देखा रहेगा ना ये सब न्यूज चैनल में, यस और नो? यस मैम। है ना, वहां पे करते हैं यस फार्मर्स ऐसे। मैम। उनको अगर अच्छा प्राइस नहीं मिलता है तो लिटरली वो, मतलब जो मैंने देखा था मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, लिटरली टमाटोस को उन्होंने फेंक दिया था। और कुछ मैंने कॉलीफ्लावर का एक वीडियो देखा था कि कॉलीफ्लावर के ऊपर लिटरली उन्होंने वो अपना जो ट्रैक्टर रहता है वो घुमा दिया था कि उनको नहीं चाहिए, नहीं सेल करना है करके, क्योंकि इट वॉज लाइक दैट फार्मर वॉज सेइंग कि ये 25 पैसा एंड 50 पैसे में डिमांड कर रहे करके, उसमें हम लोग को क्या मिलने वाला है। एंड दे आर ऑल्सो ट्रू इन दैट केस। और आपको इवन ये भी पता रहेगा सी जनरली व्हाट हैपन कि ऑनियन के प्राइसेस बढ़ते हैं एवरी ईयर। यू माइट हैव सीन कि एक पर्टिकुलर सीजन रहेगा, तो है ना उस टाइम पे ऑनियन के प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और रीजन ये दिया जाता है कि ऑनियन का प्रोडक्शन ही नहीं है, ऑनियन खराब हो चुका है करके। एंड द मोमेंट प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो बराबर मार्केट में ऑनियन सप्लाई होना स्टार्ट होता है। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है ऐसा चीज? यस स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि जानबूझ के कमोडिटी को अवेलेबल ना करवाना मार्केट में, जानबूझ के उसका प्राइजेस बढ़वा के देना, और देन मतलब मार्केट में शॉर्टेजेस क्रिएट करो। और जब शॉर्टेजेस क्रिएट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ना वहां पे डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, ये दिखेगा, तो प्राइजेस तो बढ़ने ही वाले हैं। और जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे अपने कमोडिटी को बाहर निकालने का, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है? तो ये होता है आपका मतलब, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इट कैन बी अवेलेबल, लेकिन अगर उसके लिए प्राइस ठीक से नहीं मिलता है तो शायद वहां पे जो प्रोड्यूसर रहेगा वो सप्लाई करेगा ही नहीं। ओके? तो प्राइस क्या बेसिस पे रहना चाहिए, मतलब वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसको कितना प्राइस मिलना चाहिए, वॉट एवर कॉस्ट ही हैज मेड फॉर प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी, वो कॉस्ट तो रिकवर होना चाहिए। एंड विद दैट वन ही विल बी कीपिंग सर्टन टारगेट्स कि मुझे इतना लेवल का प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो प्रॉफिट भी उसको मिलेगा, देन ओनली ही विल गोइंग टू सप्लाई द कमोडिटी। इसके लिए वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सप्लाई कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। वन इज द स्टॉक, देन अगेन द स्टॉक इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद में ही शुड रेडी टू ऑफर फॉर अ सेल, एंड द थर्ड वन हियर एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ करस्पॉन्डिंग प्राइस। ठीक है? तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, स्टॉक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हुआ, he should ready for a sale, and then again price should be convenient for him. Okay? तो सप्लाई में भी ये 3 कॉन्सेप्ट रहते हैं स्टूडेंट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड सप्लाई मतलब क्या होता है करके? इज इट यस क्लियर? मैम। हाँ। यस अभी मैम। आप लोग अभी आप यस लोग मैम। मुझे ये बताओ कि जैसे जो भी मैंने आप लोगों को अभी बताया, अभी मुझे ये बताओ कि सप्लाई एंड प्राइस, जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगा स्टूडेंट? ये सप्लाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? व्हाट डू यू ऑल से? प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचा, प्रोड्यूसर, आप एक प्रोड्यूसर हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और मुझे बताओ, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। यस, बढ़ेगा, वेरी इंक्रीज। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है? तो कम होगा। नहीं, कैसे कम होगा? सप्लाई बढ़ेगा ना। मैंने क्या बोला कि आप डिमांड, आप लोग हाँ। एक कंज्यूमर के हिसाब से मत सोचो, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज प्रोड्यूसर इज द ओनली पर्सन हु विल गोइंग टू सप्लाई द कमोडिटी, इजंट इट? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि एक प्रोड्यूसर करके आप लोग क्या करोगे। यस मैम। ठीक है? तो मार्केट में प्राइस ज्यादा है करके यू विल सप्लाई मोर क्वांटिटी, अगर मार्केट में प्राइस कम है तो सप्लाई भी आप लोग कम करोगे। तो अभी जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन को आप लोग क्या कहोगे स्टूडेंट, वेदर इट इज इनवर्स रिलेशनशिप और द डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्या कहोगे आप? डायरेक्ट रिलेशनशिप। यस, वेरी डायरेक्ट गुड, रिलेशनशिप। वेरी गुड। इट कॉल्ड एज डायरेक्ट। यस अलाम, नबी alam, what you are saying? इनवर्स और डायरेक्ट? यस, किसी ने तो इनवर्स कहा है, मैं राइट स्टूडेंट? तुम लोगों ने भी सुना रहेगा। यस यस। यस। ओके ओके, चलो चलो। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने मुझे डायरेक्ट कहा, तो मैं अज्यूम करती हूँ कि तुम लोगों को पता है, इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डिमांड और प्राइस में कैसा था कि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ेगा, देन प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, तो उसको इनवर्स कहते हैं हम लोग। लेकिन सप्लाई में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज अ
डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है. सो यू अंडरस्टूड द डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑल्सो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. Yes. ओके. हाँ. नाउ वी विल स्टार्ट विद द सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व. देखो शेड्यूल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट. शेड्यूल मतलब हम लोग एक टेबल बनाते हैं और वो टेबुलर फॉर्म में वी आर रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड द प्राइस. ओके, इसको कहा जाता है शेड्यूल. और कर्व मतलब क्या रहता है, वी आर मेकिंग द डायग्राम एंड एज पर द शेड्यूल वी आर प्लॉटिंग द पॉइंट्स इनटू द डायग्राम एंड देन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स वी आर एबल टू गेट द कर्व. सो उसको कर्व कहा जाता है. ओके. सो सप्लाई शेड्यूल है, सप्लाई सप्लाई के जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से मैंने डायग्राम निकाला और मैंने जॉब पॉइंट्स को ज्वाइन किया एंड तो मुझे कर्व मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज योर सप्लाई कर्व. लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रीड करेंगे जो हम लोगों ने डिमांड फंक्शन में देखा था. व्हाट विल बी द सप्लाई फंक्शन, वी हैव टू सी दैट पार्ट आल्सो. सी, as per the law of supply, if we assume that all factors other than price remain constant, we can derive a price supply relationship in a functional form. So supply function को कैसे indicate किया जाएगा, quantity, that is sorry, QSX. So what is that here? Q stand for quantity, here small s is stand for supply and here X stand for commodity X. एक नाम दिया हम लोगों ने उस commodity को. So quantity supplied of X commodity is equal to A stand for your functional relationship and the P stand for your price and X here stand for your price of X commodity. So what is it indicating here? Quantity supply of X commodity will be having will have functional relationship with the price of X commodity. It means दोनों में एक दूसरे दोनों में कनेक्शन है. सप्लाई में चेंजेस होगा बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द प्राइस. ओके, ये फंक्शन इंडिकेट करता है. द सेम फंक्शन वी हैव शोन इन द डिमांड ऑल्सो. यहाँ पे देखो ये डिमांड का है, ये हम लोगों ने पढ़ा था. बस यहाँ पे एस की जगह पे हम लोगों ने डी डाला हुआ है. तो दैट इज क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स. देखो स्टूडेंट, when this question is coming कि like explain the law of demand और explain the law of supply, तो अभी आप लोग अगर ये फंक्शन लिखोगे ना तो आपको इसके लिए भी 1 मार्क मिलते हैं. ओके, तो इसके लिए ये फंक्शन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको ये भूलना नहीं है. सो क्वांटिटी डिमांड का डिमांड लॉ ऑफ डिमांड लिखोगे, सो क्यू डी एक्स इक्वल टू एफ इंटू ब्रैकेट पी एक्स. और लॉ ऑफ सप्लाई लिखोगे तो बस डी की जगह पे एस डाल देना, क्यू एस एक्स इक्वल टू एफ एंड देन इंटू ब्रैकेट पी एक्स करके. ये ध्यान में रखना है. जस्ट फॉर दिस फंक्शन ऑल्सो यू विल गोइंग टू गेट द 1 मार्क. आप लोग उसको एक्सप्लेन भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग अगर ऐसा लिख दोगे ना जस्ट यही फंक्शन, इसके लिए भी मार्क्स मिलते हैं. नाउ द इक्वेशन, देखो वो फंक्शन का उन्होंने इक्वेशन के फॉर्म में दिया है. एज आई टोल्ड यू ड्यूरिंग अवर लास्ट लेक्चर ऑल्सो, इक्वेशन वगैरह आपको केस स्टडी में यूज करना है. तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको केस स्टडी में समझा दूंगी कि सप्लाई का केस स्टडी कैसे रहेगा, डिमांड का केस स्टडी कैसे रहेगा. तो उसके लिए एक लेक्चर रखेंगे तभी मैं आपको समझा दूंगी. ओके स्टूडेंट, चलेगा ना? बाद में लेंगे हम लोग इक्वेशन का. Okay, ma'am. चलो नाउ वी स्टार्ट विद द सप्लाई शेड्यूल. देखो मैंने आपको क्या कहा था, शेड्यूल मतलब क्या रहता है. शेड्यूल का मीनिंग ये रहता है कि एक टेबल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हो. और जैसे यहाँ पे सप्लाई शेड्यूल दिया हुआ है, सो इट मीन्स व्हाट, वी आर रिप्रेजेंटिंग द सप्लाई पॉइंट इनटू द टेबुलर फॉर्म. तो जैसे कि सप्लाई इज हैविंग द फंक्शनल रिलेशनशिप विद द प्राइस, so this is the price per unit and this is quantity supplied here. Okay, what you can say, सिंपल वे में प्राइस पर यूनिट यहाँ पे तुम लोग देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई. जस्ट लुक एट द टेबल एंड टेल मी हियर, जैसे यहाँ पे प्राइस उन्होंने इंक्रीजिंग फ्लो में दिखाया हुआ है, व्हाट इज हैपनिंग विद द क्वांटिटी सप्लाई स्टूडेंट? ये भी इंक्रीजिंग फ्लो में है या डिक्रीजिंग फ्लो में है? बताओ मुझे, इज इट इन द इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग फ्लो? Increasing. Yes, it is in the increasing flow. लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है. देखो यहाँ पे प्राइस पर यूनिट, जब प्राइस 0 रहेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड उन्होंने नेगेटिव में दिया है. नेगेटिव में दिया मतलब क्यों ऐसा? बिकॉज एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोच रहे हैं ना, तो अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि उसके कमोडिटी के लिए कुछ प्राइस ही नहीं है वहां पे, तो ऑब्वियसली वो कमोडिटी सप्लाई करेगा क्या? उधर नहीं करेगा. सो देयरफॉर इट इज इन द नेगेटिव. अगर यही चीज हम लोग डिमांड शेड्यूल में देखते हैं, देखो दिस इज योर डिमांड शेड्यूल. सो डिमांड शेड्यूल में अगर आप लोग देखोगे, तो जब प्राइस 0 था तो फ्री में मिल रहा है करके कंज्यूमर क्या करेगा? पूरा का पूरा डिमांड करेगा. सो दैट इज 100 ईयर. तो ये डिफरेंस आप ध्यान में रखो स्टूडेंट. लेकिन आपको इसमें मतलब एग्जाम में 0 से लिखने की कोई जरूरत नहीं है. फिर से यहाँ पे आप लोग 0 पे प्लॉट करोगे ना -40, तो आपको ये 0 के नीचे यहाँ पे डायग्राम में दिखाना पड़ेगा. तो ऐसा मत करो,
डायरेक्टली स्टार्ट करो, डिमांड और सप्लाई में भी 1 2 3 4 से स्टार्ट करो और वैसे आप लोग दिखाओ, ठीक है। सी नाउ द प्राइस पर यूनिट हम लोग लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड योर क्वांटिटी सप्लाइड यू कैन सी कि लाइक व्हेन द प्राइस इज 1 क्वांटिटी सप्लाई इज 10। जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे योर क्वांटिटी सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। अभी इसी पॉइंट को हम लोग डायग्राम में इंडिकेट करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ द सप्लाई कर्व एज पर द सप्लाई शेड्यूल। So on the y-axis we are measuring the price and on the x-axis we are measuring the quantity supply. तो यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, प्राइस में 1 2 3 4 5 6 एंड क्वांटिटी सप्लाई में 10 20 30 40 जो पॉइंट है वो। अभी लेकिन आपको एक बात बताओ स्टूडेंट, ये जो बुक में डायग्राम दिया है ना, ये उन्होंने है ना इसके हिसाब से नहीं दिया है, मतलब जो अपना सप्लाई शेड्यूल है ना उसके हिसाब से नहीं दिया है। और एक चीज नोट करने वाली, मतलब मैं आपको थोड़ा सिंपल में बाहर करने के लिए समझा रही हूँ। इन्होंने देखो कैसे दिया है कि 1 पे 10 दिया है, 2 पे 20 दिया है, 3 पे उन्होंने 50 दिया है। तो आप लोग है ना मतलब कंफ्यूज मत हो जाना इसके लिए। आप लोग ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आप लोग क्या करो बताए, 1 पे 10 लिखो, 2 पे 20 लिखो, 3 पे 30 लिखो, 4 पे 40 लिखो। बोले सिंपल जाओ, प्राइस 1 2 3 4 5 एंड क्वांटिटी सप्लाई 10 20 30 40 50। ये सिंपल रहेगा ना, वैसे करोगे आप लोग? यस ये मैम। हाँ वो वैसे ही करो आप लोग, मतलब यस ऐसा मैम। सोचो मत कि अरे बाप रे बुक्स में वैसे दिया है तो मुझे आज एक चीज बाहर करना है। वैसे कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हम लोग को बस यही बताना है कि अगर प्राइस बढ़ते जाते हैं तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो इसके लिए 20 या 30 का गैप देखोगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं। प्राइस शो लाइक 1 2 3 4 5, सप्लाई दिखाओ 10 20 30 40 50। और जो अपना डायग्राम रहेगा ना, आपको प्लॉट करने आएगा ना पॉइंट इसके ऊपर, जैसे देखो 1 पे रहेगा तो 10 दिखाओ, 2 पे रहेगा तो 20 पे जाओ, 3 पे रहेगा तो 30 पे दिखाओ। वैसे कर पाओगे आप लोग? यस स्टूडेंट? यस मैम। हाँ, यस आप मैम। वैसे ही यस करो। मैम। आप यस। इसके हिसाब से मत जाओ, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ वहां पे, और जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान में रखो, सो दैट जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। और मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट, यू माइट हैव गॉट द न्यूज कि 20 अक्टूबर से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है करके, सुना आप लोगों ने न्यूज में? यस और नो? यस मैम। हाँ, यस तो मैम। उन्होंने तुम यस लोगों का मैम। ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट यस। किया, और तुम लोगों का देखो 20 अक्टूबर का उन्होंने स्टार्ट रीओपनिंग दिया हुआ है। और तुम लोगों का आई थिंक कॉलेज स्टार्ट होके तभी कुछ 20 या 21 दिन ही हुए हैं। तो कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा गैप नहीं हुआ है कि वो लोग आपको बोलेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा पढ़ाके हो चुका है ऑनलाइन में तो ऑनलाइन ही एग्जाम रखो, ऐसा नहीं होगा। जितना मुझे लग रहा है आप लोगों का थियरी पेपर ही होगा। तो आप लोग अभी नोट्स बनाना स्टार्ट करो। मैं इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग डायग्राम जो मैं एक शेड्यूल बता रही हूँ तो वो उस फॉर्म में आप लिखना स्टार्ट करो। तो अभी से अगर आप लोग ये नोट्स बनाना स्टार्ट करेगा ना बेटर रहेगा। और ये सब पीडीएफ वगैरह मैं आपको ग्रुप में डाल रही हूँ। आप लोगों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया स्टूडेंट, जो मैंने लिंक भेजा था? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो अगर आप लोग नोट करोगे उसके अंदर अपने रिकॉर्डेड मैम। की है, ज्वाइन करो। देखो सचिन, मैंने ग्रुप में डाला हुआ है गूगल क्लासरूम का लिंक, बस उसके ऊपर क्लिक करने का है, आप आ जाओगे गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो जाओगे। तो जो भी मैंने उसके अंदर पीडीएफ डाला हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर डाले हुए हैं, वो आप लोग एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इवन मैं आपको कुछ होमवर्क दिया करूंगी, तो वो होमवर्क भी आप लोग मुझे वहां पे गूगल क्लासरूम में ही सबमिट करना है आप लोगों को। अगर जैसे आपका ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको फिर एक प्रॉपर नोटबुक वगैरह बनाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के लिए, जहाँ पे शायद मैं आपको नोट्स भी डिक्टेट किया करूंगी। अगर नोट डिक्टेट नहीं करूंगी तो एटलीस्ट मैं आपको मार्किंग करवा के दे दूंगी, वैसे करेंगे। लेकिन थोड़ा अभी आपका खर्चा बढ़ जाएगा, मतलब शायद आप लोग को टेक्स्ट बुक वगैरह खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन अगर फिर भी डिक्लेयर होता है ना कि एमसीक्यू रहेगा, तो फिर मत टेक्स्ट बुक खरीदो। तो फिर आप ऑनलाइन का जो भी मटेरियल वो हम लोग देते रहेंगे। लेकिन अगर ऑफलाइन वाला हो रहा है, थियोरी पेपर हो रहा है, तो फिर टेक्स्ट बुक मतलब नोटबुक वगैरह बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा खर्चा आपको अभी करना पड़ेगा। लेकिन घर पे अभी से ही बता के मत रखो, जब आएगा तभी बताएंगे क्या वो लोग सिचुएशन बता रहे हैं उसके हिसाब से। ओके स्टूडेंट? यस ओके मैम। मैम। देखो, तो ये जो सप्लाई, ओके, देखो ये जो सप्लाई शेड्यूल है ना, तो ये आप लोग इसके हिसाब से अपना सप्लाई डायग्राम भी निकालोगे, और जो पॉइंट्स आएंगे ना स्टूडेंट उसको आप लोग ज्वाइन करोगे। सो बाय ज्वाइनिंग ऑल दिस पॉइंट यू विल गोइंग टू गेट द सप्लाई कर्व। तो ये जो सप्लाई कर्व है, अभी आप लोग मुझे बताओ ये सप्लाई को कैसे स्लोप हो रहा है, वेदर इट इज स्लोपिंग अपवर्ड और द डाउनवर्ड, बताओ मुझे। इट इज स्लोपिंग अपवर्ड और द डाउनवर्ड? मुझे नहीं, अपवर्ड। मुझे आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ बोलो। अपवर्ड्स। Yes, it is आपको sloping
अपवर्ड, ठीक है। और डिमांड को कैसे Upward, स्लोप ma'am, होता था upward. स्टूडेंट? यस, डिमांड को कैसे स्लोप होता था बताओ, याद करो। Downward, downward. यस यस, वेरी गुड, डाउनवर्ड वेरी है। गुड शहरबानो। डिमांड Downward, को ma'am. डिमांड को डाउनवर्ड था और सप्लाई को अपवर्ड है, ठीक है। तो आपको सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई को का पॉइंट क्लियर हो चुका? यस, मैम। ओके। यस मैम। चलो अभी तुम लोग मुझे बताओगे, अभी सब तुम लोग मुझे हेल्प करोगे, अभी मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन करूंगी। सी, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर, इंडिविजुअल एंड द मार्केट सप्लाई को। तुम लोग मुझे डिफरेंस बताओ कि व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई एंड व्हाट इज मार्केट सप्लाई। कैन एनीवन टेल मी? हाँ ठीक है, तुझे अभ्यास कर। हाँ यस, बोलो मुझे, व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई और व्हाट इज मार्केट सप्लाई? यस, कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस हियर? आप लोगों ने मुझे डिमांड का बोला था ना, थोड़ा उसका ही उसी हिसाब से बताना है आप लोगों को। मुझे किसको हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई को मत मुझे बताओ, मुझे जस्ट ये बताओ कि व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई एंड व्हाट इज मार्केट सप्लाई, बस ये कॉन्सेप्ट मुझे बताओ। यस, कैन एनीवन? देखो रॉन्ग होगा तो भी चलेगा, डोंट टेक टेंशन, यहाँ से मैं ना कंप्यूटर में घुस के तुम लोगों को मारने नहीं वाली हूँ। चलो बोलो। हाँ मैम, हाँ, इंडिविजुअल सप्लाई में एक सेलर रहता है और मार्केट सप्लाई में मोर सेलर्स रहते हैं। यस, वेरी गुड। सो इंडिविजुअल सप्लाई मतलब कि हम लोग किसी एक ही प्रोड्यूसर या एक ही सप्लायर के बारे में बात करेंगे, और मार्केट में हम लोग बहुत सारे सप्लायर के बारे में जब बात करते हैं तो उसको कहा जाता है मार्केट सप्लाई। इज इट क्लियर टू यू? यस यस मैम। एवरीवन, ओके। नाउ चेंजेस इन सप्लाई, आप लोगों ने चेंजेस इन सप्लाई, चेंजेस इन डिमांड आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने आपको कल ही समझाया था। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, बस डिमांड की जगह पे हम लोग सप्लाई को यूज कर रहे हैं, ठीक है। चेंजेस इन सप्लाई, इट इज लाइक मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। सो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व जब मैं कहूंगी, तो ये जो चेंजेस रहेगा, जो मूवमेंट रहेगा, वो मैं सेम सप्लाई कर्व पे दिखाऊंगी, या फिर मुझे नया सप्लाई को वहां पे शिफ्ट होता हुआ दिखाना पड़ेगा? व्हाट डू ऑल से? सेम सप्लाई को पे चेंजेस दिखाएंगे हम लोग, या फिर नए से सप्लाई को दिखाने पड़ेंगे हम लोगों को? यस, मिस न्यू दिखाना रहेगा ना? नहीं, सी, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई को पे। देखो जैसे कि ये सप्लाई कर्व है ना अपना, तो ये सप्लाई कर्व पे देखो, यहाँ पे आप लोग ये डायग्राम को देखो, पेज नंबर 26 के एंड पेज नंबर 27 के डायग्राम पे देखो। पेज नंबर 26 में एक ही कर्व है, और पेज नंबर 27 पे बहुत सारे सप्लाई कर्व निकाले गए हैं, करेक्ट है। तो जब हम लोग एक ही कर्व पे हम लोग वहां पे मूवमेंट दिखाते हैं, तो उसको कहा जाता है तुम्हारा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ये देखो सुना, आप लोगों ने डिमांड में पढ़ा था ना, देखो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, देखो चेंजेस इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि बिकॉज ऑफ लाइक इन द सेम डिमांड को वी आर शोइंग कि डिमांड बढ़ रहा है और कम हो रहा है करके, राइट? याद आया आपको? यस। यस यस मैम। मैम। अभी आप लोग मुझे बताओ कि जब मैं बोलती हूँ कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, तो एक ही सप्लाई कर्व पे मैं चेंजेस दिखाती हूँ, तो मुझे बताओ कि ये जो चेंजेस होता है, ये प्राइस की वजह से होता है या फिर नॉन प्राइस की वजह से होता है? बताओ। नॉन प्राइस। नॉन प्राइस की वजह से। तुम दोनों को मारना चाहिए, ठीक है। नॉन प्राइस की वजह से होता है ये सप्लाई कर्व है, एक ही सप्लाई कर्व पे जब हम लोग इंडिकेट करते हैं चेंजेस, सो इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइसेस। मैंने कल के दिन ही आपको समझाया था कि मोमेंट अलोंग द डिमांड को रहेगा तो यहाँ पे प्राइस फैक्टर रहता है, और शिफ्ट इन द डिमांड को रहेगा तो नॉन प्राइस फैक्टर रहता है। मोमेंट अलोंग द डिमांड को मतलब देखो यहाँ पे प्राइस कम ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिमांड कम ज्यादा होता है, ठीक है। शिफ्ट इन द डिमांड को में क्या था कि प्राइस तो सेम ही है, प्राइस तो OP1 ही है, फिर भी लेकिन जो बाकी फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसके वजह से डिमांड बढ़ता है कम होता है, तभी शिफ्ट होता है। आप लोग ये भूलो नहीं, ये आपको MCQ में आते हैं क्वेश्चंस, कंफ्यूज मत हो जाओ इसके अंदर। फिर से एक बार समझाती हूँ मैं, देखो आपको, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई को मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि जब प्राइस 2 था तो तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाई था 20, जब प्राइस 4 रहेगा तो तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाई रहेगा 50। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है कि एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, तो जैसे एक ही सप्लाई को पे हमारा पॉइंट है वो मूव हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तो उसको कहा जाएगा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई को। ये मूवमेंट क्यों हुए बताओ अभी आप लोग, ये जो मूवमेंट था ये क्यों हुआ?
प्राइस हाँ की वजह से। yes, ये जो मूवमेंट है ये प्राइस के वजह से हुआ, ठीक है। सो वेन एवर वी आर सेइंग मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, सो इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस। और जब ये दिखाते हैं कि जब सेम कर्व पे जब तुम्हारा सप्लाई बढ़ता है तो उसको कहा जाता है एक्सटेंशन इन सप्लाई। अगर सेम कर्व पे आपका सप्लाई कम होता है दिखाई देते हैं तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? समझा या नहीं यस समझा? मैम। हाँ। अभी यस मैम। मैम। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, शिफ्ट इन द सप्लाई को। अभी शिफ्ट में आपको क्या करना है, शिफ्ट होते हुए दिखाना है। मतलब जो तुम्हारा सप्लाई कर्व है ना स्टूडेंट, वो आपको अलग नया नया दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सप्लाई को आप शिफ्ट होते हुए दिखाओगे। तो ये जो शिफ्ट है ये क्यों होता है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ नॉन प्राइस फैक्टर। मतलब इसमें क्या होता है कि प्राइस तुम्हारा चेंज नहीं होता है, प्राइस विल बी एज इट इज, बट स्टिल योर सप्लाई विल गोइंग टू चेंज, ओके। और फिर प्राइस सेम है तो ऐसे कौन से फैक्टर रहेगी कि जिसकी वजह से सप्लाई चेंज होता रहेगा? कैन एनीवन टेल मी हियर? प्राइस के अलावा और क्या क्या फैक्टर है कि जिसकी वजह से सप्लाई अफेक्ट होता रहेगा? यस, पॉपुलेशन। हाँ वेरी गुड। लेकिन एक बात बोलो, पॉपुलेशन है ना बहुत जल्दी नहीं चेंज होता है, मतलब उसको चेंज होने के लिए टाइम लगता है। सो इमीडिएट चेंज के लिए, मतलब देखो ये भी बराबर पॉइंट है लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। इमीडिएटली नहीं बोल सकते हम लोग। सो ओके वी विल टेक द पॉपुलेशन। और दूसरा बताओ मुझे। इनकम। करेक्ट है, हाँ ये आंसर भी करेक्ट है। हाँ और बताओ इनकम मैम। विच वन? इनकम इनकम। किसका इनकम? कंज्यूमर इनकम से। लेकिन कंज्यूमर कंज्यूमर का इनकम चेंज होगा तो सप्लाई में क्या इफेक्ट होने वाला है? वो तो डिमांड करेगा ज्यादा, बराबर है या नहीं? यस मैम। हाँ तो कंज्यूमर का इनकम यस इसके अंदर नहीं आएगा। अब फिर से डिमांड में चले गए। चलो दूसरा बताओ, और बताओ। मैंने क्या बोला, सोचो फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। आप एक प्रोड्यूसर हो उसके हिसाब से सोचो। जैसे कि उसने बताया कि पॉपुलेशन, करेक्ट। क्या जैसे अगर पॉपुलेशन में अचानक से चाइल्ड पॉपुलेशन बढ़ गया तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? चाइल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड जो कमोडिटी है उसका वो सप्लाई वहां पे ज्यादा करेगा। तो पॉपुलेशन इज द करेक्ट पॉइंट फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। और मुझे बताओ दूसरा पॉइंट। आप प्रोड्यूसर हो, आप सोचो, बताओ मुझे। मैम। मैम फैशन चेंज हो गया। हाँ वेरी गुड। फैशन के हिसाब से, प्रेफरेंसेस के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल नवरात्रि है तो नवरात्रि के टाइम पे क्या ज्यादा सप्लाई होगा? डांडिया ज्यादा सप्लाई होगा। देन अगेन जो उपवास के प्रोडक्ट है वो ज्यादा सेल हो गए, फ्रूट ज्यादा सेल किया जाएगा अलग अलग वैरायटीज का, इजंट इट? तो वो एक पॉइंट हो गया, मतलब डिपेंड अपॉन द प्रेफरेंसेस, ठीक है वेरी गुड। फैशन के हिसाब से। और सोचो, सोचो तुम लोग आगे जाके बिजनेस भी करोगे, चलो वो सोचो थोड़ा सा अच्छे से। यस, मैम टेस्ट के हिसाब से। क्या क्या? ये किसी ने ना मुझे क्वालिटी का, तुम लोग फिर से कंज्यूमर के पॉइंट में चले गए। अरे कभी तो सोचो कि तुम लोग बिजनेस में आनो करके। चलो और बताओ मुझे, क्वालिटी का और सप्लाई का कैसे अफेक्ट होगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? एक प्रोड्यूसर क्वालिटी के हिसाब से सप्लाई, मतलब ये समझा नहीं मुझे कैसे लिंक हो पाएगा। मैंने क्या क्वेश्चन किया कि सप्लाई क्यों बढ़ेगा प्राइस के अलावा? चलो बाकी सब भी सोचो, वो बाकी सब भी छोड़ दो आप लोग, और मुझे ये बताओ कि आप एक प्रोड्यूसर हो और प्रोड्यूसर हमेशा क्या देखता है कि उसके पास कितना पैसा है प्रोडक्शन करने के लिए, करेक्ट है? तो अगर उसके पास का पैसा बढ़ जाता है तो क्या करेगा वहां पे? वो अपना प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। लेकिन हाउ कम दैट हिज इनकम विल गोइंग टू इंक्रीज? मतलब उसके पास पैसा कब बढ़ेगा? इट विल बी व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लेस, okay. Cost of production will be less in the sense like when the prices of raw material, whatever raw material he require for his commodity, अगर वो रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा वहां पे? उसके पास थोड़ा इनकम रहेगा ज्यादा, एंड विद दैट एडिशनल इनकम, विद दैट रिमेनिंग इनकम, ही कैन प्रोड्यूस मोर कमोडिटी। अदरवाइज टेक्नोलॉजी यू कैन टेक। अगर वो कोई नया टेक्नोलॉजी लेके आता है अपने कंपनी में, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी विद इन अ वेरी मिनिमम कॉस्ट he is able to produce a more commodity, isn't it? तो उसकी वजह से भी क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगा। Am I right or not student? Yes. यस मैम। यस अभी मैम। मुझे बताओ इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल रहेगा कुछ भी? गवर्नमेंट का कुछ भी डिसीजन सप्लाई को इफेक्ट कर सकता है? यस और नो? नो मैम। नो मैम। यस
तुम लोग है ना, कभी अगर वैकेशन रहेगा ना, अगर आप लोगों का 18 एज क्रॉस हुआ है ना, तो एक सजेशन है, आप लोग है ना कुछ तो छोटा मोटा सेल करना स्टार्ट करो, तभी आप लोग बराबर से मुझे आंसर दे पाओगे। बहुत सारे लोग, हाउ कम यू से दैट द गवर्नमेंट डिसीजन विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू एज अ प्रोड्यूसर? अगर गवर्नमेंट ने तुम्हारे प्रोडक्शन के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, तो ये तुम्हारे सप्लाई पे अफेक्ट नहीं करेगा? पड़ेगा ना करेगा? टैक्स ज्यादा। पड़ेगा मैम। फिर करेगा, बहुत ज्यादा करेगा। टैक्स बढ़ा दिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने जितना तुम लोग प्रोडक्शन कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली तुम्हारा वहां पे खर्चा बढ़ जाएगा, तो आप लोग प्रोडक्शन ज्यादा कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। नहीं। तो इसके लिए इवन गवर्नमेंट का डिसीजन भी अफेक्ट करेगा। आर यू गेटिंग मी? यस यस मैम। अपना कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक इकोनॉमिक करते हैं। इकोनॉमिक फेस में मैं टारगेट रखूंगी सारे क्लास के लिए कि हर एक कोई अपने घर से कुछ कमोडिटी बना के लेके आएगा और कॉलेज में सेल करेगा। देखते तुम लोग कितना अच्छे से सेल कर पाते हो करके, और मुझे सबने प्रॉफिट कमा के दिखाना चाहिए, और तुम्हारा प्रॉफिट कमाने का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा ना, वो भी मैं ऑब्जर्व करूंगी। अच्छा है ना? मजा आएगा ना? वैसे बड़ी ओर से करेंगे ऐसा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग फूड स्टॉल लगाओ, सो दैट हम लोगों को भी खाने पीने के लिए मजा आएगा। ठीक है? यस मैम। ओके ओके ओके, चलो। तो देखो, हम यहाँ पे बात करें सप्लाई कर्व के बारे में। सो प्राइस विल गोइंग टू रिमेन एज इट इज। सपोज अगर तुम लोगों ने कोई नया टेक्नोलॉजी लेके आए और उससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, सो ड्यू टू दिस रीजन यू विल गोइंग टू इंक्रीज योर सप्लाई, और आपका जो सप्लाई कर्व रहेगा वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है। ठीक है? ये आपका इनिशियल सप्लाई कर्व है। पहले आप इतना ही सप्लाई कर पाते थे, ओक्यू क्वांटिटी, लेकिन जब आप लोगों ने टेक्नोलॉजी लेके आए तो आपको कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन मिल पाया, इसके लिए आप लोगों ने सप्लाई बढ़ा दिया, एंड इट हैज बिकम फ्रॉम OQ से लेके OQ2 तक आपका इंक्रीज हुआ। ठीक है? नाउ फॉरगेट अबाउट दिस सिचुएशन। अब ये पॉइंट पे आ जाओ कि आप लोगों का इनिशियल सप्लाई है OQ क्वांटिटी, लेकिन क्या हो गया कि आपके पास टेक्नोलॉजी आपका खराब हो चुका है करके, और आपका बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है कि कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपका सप्लाई क्या होगा स्टूडेंट? बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। ठीक है? तो बताओ अभी मुझे, हाँ, अगर आपका इसके वजह से सप्लाई कम हुआ, तो आपका सप्लाई को कहाँ पे शिफ्ट होगा? राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा? बताओ। अगर सप्लाई कम हो रहा है तो ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा या लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा? लेफ्ट हैंड साइड। वेरी गुड, लेफ्ट हैंड साइड। साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट योर शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट स्टूडेंट? और देखो यहाँ पे है ना, जैसे हम लोगों ने मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था? वर्ड एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। लेकिन जब हम लोग शिफ्ट की बात करते हैं ना, जब बिकॉज ऑफ नॉन प्राइस फैक्टर योर सप्लाई इज चेंजिंग, तो उसको कहा जाता है इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। आप इसके लिए, ये पॉइंट के लिए आप ये नहीं कह पाओगे कि इट इज इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे आप लोग बोलोगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और शिफ्ट के लिए आप लोग बोलोगे इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये आपको क्यों ध्यान में रखना है? बिकॉज इन द एग्जाम आई मे गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो तभी आप लोग अगर ये वाला डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन करोगे तो उसको रॉन्ग कहा जाएगा, बिकॉज आई एम आस्किंग यू इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब मैं आपको पूछ रही हूँ वहां पे शिफ्ट बताओ मुझे, तो आपको ये वाला डायग्राम निकालना है। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? यस और नो? यस मैम। चलो, अभी टाइम बहुत कम है, लेस देन 1 मिनट है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है? अच्छा, अभी मुझे बता, कल के दिन आपके क्लास में से मुझे किसने अटेंडेंस भेजा था? मैंने। ओके, सो तरन्नुम, आज भी आप मुझे भेजोगे जल्दी से अटेंडेंस? ओके, जल्दी करो। ठीक है? क्योंकि लेक्चर एंड हो जाएगा अपना, आप भी फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, देन बाय। लास्ट लेक्चर तक एंजॉय करो, और 20 तारीख के लिए प्लान करो। ओके ओके, बाय स्टूडेंट, बाय 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 मैम। बाय मैम। बाय स्टूडेंट। बाय मैम।